हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। मेरा नाम प्रीतेश सर है। मैं आपको फिजिक्स पढ़ाता हूँ। हमने 1 to 5 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। उसकी सब थियरीज ली है, उसके सभी एग्जाम्पल भी लिए हैं और एक्सरसाइज के भी सभी सम्स किए हैं। तो सबसे पहले तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो आपको सब्सक्राइब करना है। दूसरी बात, ये जो वीडियो है वो आपको अपने फ्रेंड सर्कल में भेजना है और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलना है। तीसरी बात, ये जो भी मैं हैंड रिटन नोट्स लिखता हूँ वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी हुई है नोट्स। ओके, अच्छा। और आगे के चैप्टर के वीडियो आपको देखने को बाकी है तो वो भी प्ले लिस्ट में रखे हुए हैं, वहां से आप देख सकते हो। और बहुत सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आपको वीडियो देखने के बाद अच्छा वीडियो लगे तो कमेंट जरूर करो। ओके, और लाइक भी करो। लाइक और कमेंट दोनों करो। ओके, और कोई ओपिनियन हो तो भी आप भेज सकते हो। ओके, अच्छा चलो हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें इंट्रोडक्शन में से मैंने 3 शॉर्ट क्वेश्चंस निकाले हैं। एमसीक्यू और 3 शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं। तो क्या है, माइकल फेराडे एंड जोसेफ हेनरी डेमोस्ट्रेटेड दैट, यानी माइकल फेराडे एंड जोसेफ हेनरी दोनों ने मिलकर एक्सपेरिमेंट किए और वो एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या था। इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल, इन अ क्लोज कॉइल व्हेन सब्जेक्टेड टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स। ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि कोई क्लोज कॉइल हो, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज किया जाए तो इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो सकता है। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करने से क्लोज कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। ऐसा ऐसा माइकल फेराडे एंड जोसेफ हेनरी दोनों ने मिलकर ऐसे एक्सपेरिमेंट किए और उस पर से ये कंक्लूजन निकला। ये समझ आ गया। दूसरा, द phenomenon in which electric current is generated by varying a magnetic fields is called electromagnetic induction। ये जो प्रोसेस है, ये जो फेनोमिना है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वही लिखा है फिर से, बाय वेयरिंग द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करने से जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है उस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। ओके, अच्छा। अब फेराडे ने सबसे पहले क्या डिस्कवर किया। फेराडे फर्स्ट डिस्कवर्ड दैट रिलेटिव मोशन बिटवीन अ बार मैग्नेट एंड वायर लूप। अगर वायर लूप और बार मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन यानी किसी एक को स्टेडी रखो और दूसरे को आगे पीछे करो। ओके, तो प्रोड्यूस अ स्मॉल करंट। तो क्या होता है, ये रिलेटिव मोशन से क्या होता है, किसके बीच में रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन इंपॉर्टेंट वर्ड है। रिलेटिव मोशन किसके बीच में, बिटवीन अ बार मैग्नेट एंड वायर लूप, देन प्रोड्यूस अ स्मॉल करंट। ओके, एक्सपेरिमेंट्स, ये जो एक्सपेरिमेंट है उसका सबसे बड़ा यूज किस में होता है। एक्सपेरिमेंट ऑफ फेराडे एंड हेनरी आर यूज्ड इन मॉडर्न जनरेटर एंड ट्रांसफॉर्मर्स। अभी के जो ट्रांसफॉर्मर और जनरेटर्स है उसमें इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। उसके बाद वाली थियरी लेते हैं। ये अभी जो लिया वो कोई क्वेश्चन नहीं था, वो इंट्रोडक्शन में से इंपोर्टेंट लाइंस थी। ओके, अब ये पहली थियरी हमारी, एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंट ऑफ फेराडे एंड हेनरी विथ बार मैग्नेट एंड अ कॉइल। एक बार मैग्नेट है, एक कॉइल है, दोनों के बीच में ये फेराडे और हेनरी ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया वो हमें यहाँ लिखना है। तो यहाँ कॉइल है, कॉइल नंबर 1, कॉइल के साथ गैल्वेनोमीटर अटैच है। यहाँ एक बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट को आगे पीछे करना है। कॉइल को स्टेडी रखो, बार मैग्नेट को आगे पीछे करो, या बार मैग्नेट को स्टेडी रखो, कॉइल को आगे पीछे करो। तो इससे क्या होगा, इसके साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें चेंज होगा, और फ्लक्स में चेंज होगा तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट होगा, और इंड्यूस ईएमएफ के कारण यहाँ पर इंड्यूस करंट क्रिएट होगा।
और वो करंट के कारण यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर है उसमें डिफ्लेक्शन शो होगा। ओके, तो वही लिखना है। देखो यही कॉइल C1 इज कनेक्टेड टू ए गैल्वेनोमीटर। कॉइल C1 है वो गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्टेड है। व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट इज पुश्ड, यहाँ जो नॉर्थ पोल है उसको हम पुश करते हैं, देखो एरो दिखाया है, पुश करते हैं। व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट इज पुश्ड टुवर्ड्स अ कॉइल और कॉइल इज पुश्ड, अदरवाइज इसको स्टेडी रखो, कॉइल इज पुश्ड टुवर्ड्स द बार मैग्नेट और कॉइल इज पुश्ड टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट, देन पॉइंटर ऑफ गैल्वेनोमीटर जी यानी गैल्वेनोमीटर पॉइंटर क्या करेगा, डिफ्लेक्शन बताएगा। देन द पॉइंटर ऑफ जी डिफ्लेक्ट्स इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ करंट। वहां डिफ्लेक्शन होता है, डिफ्लेक्शन यानी वहां पर करंट क्रिएट हुआ है, वो उसकी प्रेजेंस बताता है। फॉर साउथ पोल, ये हमने बात किसके लिए की, नॉर्थ पोल। ऐसे हम उसको उल्टा कर दे, साउथ पोल करें तो भी वैसा का वैसा ही हमें रिजल्ट मिलने वाला है। फॉर साउथ पोल ऑफ बार मैग्नेट्स सेम विल बी हैपन बट करंट विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, करंट यहां पर क्या मिलेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। इन शॉर्ट, ड्यू टू द रिलेटिव मोशन, दोनों के बीच में जो रिलेटिव मोशन होती है, इसको स्टेडी रख के इसको पुश करो या इसको स्टेडी रख के कॉइल को पुश करो, जो रिलेटिव मोशन है। इन शॉर्ट, ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ बार मैग्नेट एंड कॉइल, करंट इज प्रोड्यूस इन द कॉइल। ओके, हो गया। उसके बाद वाली थियरी, यहां पर हम अभी जो एक्सपेरिमेंट लिया वो बार मैग्नेट और कॉइल के बीच में था। अब जो लेने जा रहे हैं वो दो कॉइल है, C1 कॉइल के साथ गैल्वेनोमीटर है, C2 कॉइल के साथ बैटरी अटैच की है। ओके, तो यहाँ एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंट ऑफ फैराडे एंड हेनरी विथ टू कॉइल्स। तो यहाँ हियर कॉइल C1 इज कनेक्टेड विथ जी यानी गैल्वेनोमीटर एंड कॉइल C2 इज कनेक्टेड विथ बैटरी, यहाँ C2 को बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। नाउ ड्यू टू द मोशन ऑफ C2 करंट विल बी प्रोड्यूस इन C1। अगर C2 को मूवमेंट करोगे तो C1 में करंट प्रोड्यूस होगा। देखो, नाउ ड्यू टू द मोशन ऑफ C2 करंट विल बी प्रोड्यूस इन कॉइल C1। सिमिलरली आप इसको स्टेडी रखो, C1 को मूव करोगे। ओके, सिमिलरली ड्यू टू द मोशन ऑफ C1 करंट विल बी प्रोड्यूस इन कॉइल C1। C1 में ही प्रोड्यूस होगा, इसको पुश करो या इसको पुश करो। C2 को पुश किया तो भी C1 में, C1 को पुश करोगे तो भी C1 में ही। जहां पर गैल्वेनोमीटर है वहीं पर उसी कॉइल में यहां पर करंट जनरेट होगा। इफ मोशन ऑफ एनी कॉइल, कोई भी एक कॉइल को आप पुश करो, द मोशन ऑफ एनी कॉइल इज स्टॉप्ड, देन करंट विल बी ऑल्सो स्टॉप्ड। वो भी वहां पर प्रोड्यूस नहीं होगा, यानी वो भी स्टॉप हो जाएगा। तो अगर हम इसी एक का जो मोशन है उसको हम स्टॉप कर देते हैं तो वहां पर यहां पर कॉइल 1 में हमें करंट नहीं मिलेगा। इन शॉर्ट, ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू कॉइल्स करंट इज प्रोड्यूस्ड। ओके, बस तो दोनों एक्सपेरिमेंट में वो जो कंक्लूजन तो यही है, ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू कॉइल्स बोलो या बिटवीन बार मैग्नेट एंड कॉइल बोलो, करंट विल बी प्रोड्यूस इन अ कॉइल। ओके, अब उसके बाद वाली थियरी, तीसरी थियरी लेते हैं, एक्सप्लेन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको 5b से इंडिकेट किया जाता है, उसकी फॉर्मूला वेक्टर b डॉट वेक्टर ए है। डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो कॉस थीटा आएगा। थीटा क्या है, b और a के बीच का एंगल है। अब देखो बी की डिस्कस करते हैं, बी यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। अगर यूनिफॉर्म है तो ये फॉर्मूला होगी, देखो यहां पर लिखा है B इज यूनिफॉर्म तो ये फॉर्मूला। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म हो तो इफ B इज नॉन यूनिफॉर्म देन फ्लक्स की फॉर्मूला ऐसे होगी, वेक्टर B1 डॉट वेक्टर DA1 प्लस वेक्टर B2 डॉट वेक्टर DA2 प्लस डैश डैश डैश। यानी जो टोटल सरफेस होती है उसको कई सारे छोटे छोटे एरिया एलिमेंट में हम डिवाइड कर देते हैं। कोई एक एरिया एलिमेंट को वेक्टर DA1 कहते हैं, दूसरे को
DA2 बोलते हैं, तीसरे को वेक्टर DA3 बोलते हैं, और जो पहला एरिया एलिमेंट है उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको हम वेक्टर B1 बोलते हैं। दूसरा जो एरिया एलिमेंट है, स्मॉल एरिया एलिमेंट, उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड लगता है उसको हम वेक्टर B2 बोलते हैं। ऐसे तो कई सारे होते हैं, जितने भी होते हैं उसका सभी का समेशन करना है, सम करना है। तो उसको शॉर्ट में कैसा लिखते हैं, ये एल्जिब्रिक सम है, तो सिग्मा ऑल सब का समेशन वेक्टर BI डॉट वेक्टर DAI, आई यानी 1 2 जितने भी है। ओके, तो ऐसे आप शॉर्ट में लिख सकते हो। अब उसका SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ फ्लक्स इज वेबर। वेबर को सिंबल में WB लिखते हैं, अदरवाइज टेस्ला मीटर स्क्वायर, सिंबल में टेस्ला मीटर स्क्वायर। तो दो यूनिट है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका दो यूनिट है, या तो वेबर लिखो या तो टेस्ला मीटर स्क्वायर लिखो। मैग्नेटिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है कि स्केलर है? मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, फ्लक्स के ऊपर कभी भी एरो किया नहीं जाता है। ओके, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो तो फ्लक्स की फॉर्मूला BA cos थीटा, और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो तो फ्लक्स की फॉर्मूला सिग्मा ऑल वेक्टर BI डॉट वेक्टर DAI। ओके, अच्छा, उसके बाद वाली थियरी लेते हैं, एक्सप्लेन फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। बाद में आप पूछते हो कि सर कौन सी थियरी IMP है, तो अभी से मैंने बोल दिया कि ये थियरी IMP है, आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। IMP ये, और इसके बाद वाली लेंज लॉ, इसके बाद वाली है ये लेंज लॉ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोनों थियरी आपको तैयार करनी है। ओके, अच्छा, पहला फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। तो ये देखो, ये फॉर्मूला याद रहेगी तो स्टेटमेंट याद रहेगा, स्टेटमेंट याद रहेगा तो इसका मैथमेटिकल फॉर्म यानी फॉर्मूला याद रहेगी। E इज इक्वल टू माइनस d∅b/dt, यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू EMF। द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू EMF, तो वही लिखा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस EMF, ये जो इंड्यूस EMF की वैल्यू है E इन अ सर्किट इज, यहां से शुरू होता है, इज इक्वल टू द टाइम रेट, हुआ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट। ये किसके बराबर होता है? E यानी EMF, मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस EMF इन अ सर्किट इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके, थ्रू अ सर्किट। तो ये वर्ड में लिखा है, ये मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है। इसमें ये जो माइनस है आगे का, वो क्या दर्शाता है? द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ E, EMF की साइन दर्शाता है। इफ n टर्न्स आर देयर, सपोज मान लो कि यहाँ पर n टर्न्स है, तो ये फॉर्मूला में आगे n आएगा, d∅b/dt के आगे n लगेगा। इंड्यूस EMF, हम कैसे इंड्यूस EMF को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? तो उसके चार रीजन है, चार अलग अलग तरीके हैं जिससे हम इंड्यूस EMF को बढ़ा सकते हैं। इंड्यूस EMF इज इंक्रीज बाय 4 वेज। नंबर 1, बाय इंक्रीजिंग एन, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओ तो EMF बढ़ेगा। दूसरी, बाय चेंजिंग इन बी में चेंज लाओ, बी यानी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करो तो इंड्यूस EMF बढ़ेगा। बाय चेंजिंग द साइज ऑफ कॉइल, कॉइल की साइज है उसको चेंज करो तो भी इंड्यूस EMF बढ़ेगा। और बाय चेंजिंग थीटा बिटवीन बी एंड ए, बी और ए के बीच का जो एंगल थीटा है उसको भी चेंज करो तो ये जो इंड्यूस EMF है वो बढ़ेगा। ओके, तो ये मेरी तरफ से IMP थियरी है, आपको बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है। फॉर्मूला तो वही की वही है, n टर्न्स है सपोज कॉइल में तो आगे n लिखना है, और ये फॉर्मूला याद रखना, ये सम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, E इज इक्वल टू माइनस d∅b/dt। ओके, अच्छा, तो उसके बाद वाली थियरी लेते हैं, एक्सप्लेन लेंज लॉ। लेंज लॉ पहले तो क्या है, पहले तो लेंज लॉ क्या देता है? लेंज लॉ गिव्स द डायरेक्शन ऑफ EMF, वो EMF की डायरेक्शन देता है।
तो ईएमएफ की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होती है, तो वही स्टेटमेंट है, द पोलैरिटी ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ, उसकी पोलैरिटी यानी उसकी डायरेक्शन, ईएमएफ की डायरेक्शन कहां पर होती है, इज सच दैट इट टेंड्स टू प्रोड्यूस करंट विच ऑपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूसेस, वो ऐसे करंट की डायरेक्शन में होता है कि जो करंट उसको ही जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूसेस। अब देखो, जो पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ यानी इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन ऐसे करंट की डायरेक्शन में होते हैं कि जिस करंट को प्रोड्यूस किया जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करके, उसको ही ऑपोज करता जो करंट होता है उसकी डायरेक्शन में। फिर से, ऐसे करंट की डायरेक्शन में जो करंट जिस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होकर बनता है उसी को ऑपोज करने की जो डायरेक्शन उसकी होती है, उसी डायरेक्शन में इंड्यूस ईएमएफ की पोलैरिटी होती है। फिर से, ईएमएफ की डायरेक्शन ऐसे करंट की डायरेक्शन में होती है जो करंट जिसके जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होने से वो करंट बना है, उसी मैग्नेटिक फ्लक्स का ऑपोज करता हुआ जो करंट की डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में ये पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ होती है। फिर से थोड़ा टिपिकल है, ईएमएफ की डायरेक्शन किस तरफ होती है, तो ऐसे करंट की डायरेक्शन में होती है जो करंट जिस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होने से क्रिएट हुआ है उसको ऑपोज करने की जो करंट की डायरेक्शन होती है, उसी डायरेक्शन में ईएमएफ की डायरेक्शन होती है। उसीलिए लिखा है कि लेंज लॉ गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ। अब देखो, ये स्टेटमेंट थोड़ा टिपिकल है, लेकिन ये स्टेटमेंट है तो उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, अपने आप वर्ड में नहीं लिखना है, यही लिखाई होनी चाहिए, उसमें थोड़ा भी चेंज नहीं चलेगा, ये आपको प्रॉपर लिख के तैयार करना है। स्टेटमेंट में कुछ भी फेरफार नहीं चलेगा, ऐसा ही लिखना है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है लेकिन अच्छी तरह से तैयार करना है उसको, और वो डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ देता है। अच्छा, यहाँ पर अब उसका एक्सप्लेनेशन, यहाँ पर दो फिगर है, पहले हम फिगर बी की डिस्कस करते हैं कि अगर यहाँ पर एस और नॉर्थ, साउथ और नॉर्थ, ओके, तो ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, अगर दो ऑपोजिट पोल है तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा तो मैं एक बार मैग्नेट को मैं पुश करूंगा एक ही बार, तो ड्यू टू अट्रैक्शन वो कंटिन्यू क्या करेगा, ऑसिलेशन करेगा, ओके, तो बार बार अपने आप ही अट्रैक्शन के कारण क्या होगा, मोशन करेगा। और मैंने तो फिजिकल, देखो फिजिकल जो धक्का तो एक ही बार दिया है, ओके, मैकेनिकल एनर्जी तो एक ही बार दिया है, लेकिन कंटिन्यू मोशन के कारण यहाँ कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो मैकेनिकल एनर्जी एक ही बार दी है और इलेक्ट्रिक एनर्जी कंटिन्यू जनरेट होती है, ये तो गलत हो गया अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो ऐसा बोलता है कि ऑलवेज एक एनर्जी में से दूसरी एनर्जी में ट्रांसफर होता है, लेकिन मैकेनिकल एनर्जी धक्का तो यहाँ एक ही बार दिया है, बाद में तो अट्रैक्शन के कारण वो झूलता रहता है, और ये जो मोशन है उसके लिए करंट कंटिन्यू प्रोड्यूस होता है, तो ये तो गलत बात है, तो वही मैंने लिखा है, अकॉर्डिंग टू फिगर बी आफ्टर गिविंग अ वन टाइम स्मॉल पुश continuously current will be produced in the coil which is not possible according to energy conservation law। एक ही बार मैकेनिकल एनर्जी दो और कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो, वैसा हो नहीं सकता है। लेकिन अगर अब हम फिगर ए की बात करते हैं कि अगर दोनों सेम पोल है, तो सेम पोल है तो रिपल्सिव फोर्स होगा, तो हर बार हमें उसको धक्का देना पड़ेगा, हर बार मैकेनिकल एनर्जी होगी और हर बार इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, यस, तो अब हर बार एक एनर्जी में से दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, तो ये सही बात है, तो वही लिखा है, बट अकॉर्डिंग टू फिगर ए देयर इज अ रिपल्सिव फोर्स, सो एवरी टाइम वी हैव टू पुश एंड we have to pushed
and due to it current will be produced, which is true. Okay, we have to push. ईडी लगाना है तो लगा दो, ईडी पुश्ड. ओके, पुश्ड यहां पर प्रॉपरली लिखना पड़ेगा, पुश्ड. ओके, बस. तो यही फिगर देखो, पेंसिल से ही ड्रॉ करनी है और फिगर में स्पीड रखना. ओके, अच्छा, उसके बाद वाली थियरी लेते हैं. डिराइव द मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ. हम जिसको ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, ईएमएफ में बोलते हैं फोर्स, लेकिन वो फोर्स नहीं है. वन टाइप ऑफ इट इज एनर्जी, वो एनर्जी है, याद रखना. ईएमएफ यानी एफ यानी फोर्स बोलते हैं, लेकिन वो फोर्स नहीं है, वो एक टाइप की एनर्जी है. ओके, तो उसकी फॉर्मूला हमें ये फॉर्मूला डिराइव करनी है, E इज इक्वल टू BVL. तो ये फॉर्मूला डिराइव करनी है. यहाँ यू शेप का एक वायर है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है. वो मैग्नेटिक फील्ड कैसी बताई है? क्रॉस 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 क्रॉस. क्रॉस यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन. मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन बट गोइंग इनसाइड. अगर क्रॉस क्रॉस है तो गोइंग इनसाइड, डॉट 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 है तो कमिंग आउटसाइड. वो हमें पता है कि बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन बट हियर गोइंग इनसाइड. और यूनिफॉर्म है, देखो हर एक क्रॉस के बीच में इक्वल डिस्टेंस है, तो यहाँ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया है. यहाँ ये जो वायर है उसके ऊपर ये रॉड है, PQ क्या है? रॉड है, और V वेलोसिटी से वो लेफ्ट साइड वो शिफ्ट होता है. तो यहाँ पर क्लोज रेक्टेंगुलर क्लोज कॉइल क्रिएट होती है. अब रेक्टेंगुलर है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ है, तो लेंथ यहाँ पर x, ब्रेथ L. आप बोलोगे सर ब्रेथ को कहाँ L बोलते हैं, लेंथ. लेकिन एक टाइम ऐसा हो आएगा कि वो इधर आ जाएगा, तो अब ये लेंथ हो जाएगा, ये ब्रेथ हो जाएगी. समझ आया ना? तो वो चेंजिंग रहता है. तो यहाँ पर इसको लेंथ बोलते हैं, इसको ब्रेथ बोलते हैं. वो नजदीक आ जाएगा तो अपने आप ये लेंथ हो जाएगी, बाद में ये ब्रेथ हो जाएगी. यानी इसी एक लेंथ. समझ आ गया ना? अच्छा, तो वो ही लिखना है. इन फिगर रॉड PQ इज मूव्ड टुवर्ड्स द लेफ्ट विद द कांस्टेंट वेलोसिटी V. V वेलोसिटी से लेफ्ट साइड वो कांस्टेंट मूव होता है. तो यहाँ पर क्या हुआ? क्लोज लूप हुआ. Here PQRS forms a closed circuit. Okay. Here uniform B is perpendicular to the plane but going inside. वो मैंने पहले ही बोल दिया. यहाँ पर RQ इज इक्वल टू कितना लिया है? X. और SR इज इक्वल टू कितना लिया है? L. तो RQ इज इक्वल टू X एंड SR इज इक्वल टू L. अब हमारा मैथमेटिकल स्टेप शुरू होता है. फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स की फॉर्मूला B है. B वैसा का वैसा. ए एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर. ओके, ये जो क्लोज लूप है उसका. तो लेंथ इनटू ब्रेथ यानी LX. तो देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS इज इक्वल टू LX. इसको इक्वेशन 1 बोल दो. ये फ्लक्स की वैल्यू मिल गई. अब स्टॉप हो जाओ. हमें EMF की फॉर्मूला निकालनी है. यहाँ तो मोशनल EMF चाहिए. तो अकॉर्डिंग टू अभी आगे जो थियरी डिराइव की ना, फेराडेस EMF, वो ही लिया. E इज इक्वल टू माइनस d∅b/dt. d∅ की वैल्यू, φb की ये वैल्यू रख दो. कौन सी? ये BLX. अब LX, अब देखो BL को बाहर निकाल दो, x के साथ डेरिवेटिव आ जाएगा dx/dt. अब हम 11th में पढ़ चुके हैं. x का डेरिवेटिव v, x यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस का डेरिवेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी का डेरिवेटिव एक्सेलरेशन. हम पढ़ चुके हैं 11th में. नहीं याद है तो याद रखो dx/dt यानी v. माइनस v क्यों लिखा? तो माइनस क्यों? लेफ्ट साइड मूव होता है ना, उसकी वेलोसिटी लेफ्ट साइड है, तो माइनस v. माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. तो वो BVL के BLV जो भी लिखो तो वो आ गया. ओके, इजी है, उसमें कोई हार्ड है नहीं. लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट. आप बोलोगे सर आप तो हर एक थियरी को इंपॉर्टेंट बोलते हैं, लेकिन मैं क्या करूं, एग्जाम में आती है 1 by 1. ओके, तो मैं क्या कर सकता हूं,
वो आती है तो मुझे तो बोलना ही पड़ेगा। आईएमपी। ओके, उसके बाद वाली थियरी लेते हैं। देखो, डिफाइन इंडक्टेंस। हमें किसको डिफाइन करना है? इंडक्टेंस। गिव इट्स यूनिट एंड राइट फैक्टर्स ऑन विच इट्स वैल्यू डिपेंड्स। पहले तो इंडक्टेंस क्या है? तो एन इलेक्ट्रिक, इसकी डेफिनेशन, एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी इंड्यूस्ड। हम इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस कर सकते हैं इन अ कॉइल बाय टू वेज। कितनी तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं? एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी इंड्यूस्ड इन अ कॉइल बाय टू वेज। दो तरीके से हम इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। पहला, बाय चेंजिंग द फ्लक्स इन अनदर कॉइल, दूसरे कॉइल में फ्लक्स का चेंज करके। और नंबर टू, बाय चेंजिंग द फ्लक्स इन द सेम कॉइल, उसी कॉइल में, उसी वही का वही कॉइल में फ्लक्स चेंज करो तो भी हम जी, देखो, जिस कॉइल में करंट प्रोड्यूस होता है उसी कॉइल का फ्लक्स को चेंज करते हैं तो भी हो सकता है। अदरवाइज अनदर कॉइल को आप फ्लक्स में चेंज करते हैं तो भी करंट प्रोड्यूस हो सकता है। विच इज कॉल्ड इंडक्शन। ये जो प्रोसेस है, ये जो फेनोमेना है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंडक्शन। इन बोथ द केसेस, अगर अनदर कॉइल में फ्लक्स चेंज करो या सेम कॉइल में फ्लक्स चेंज करो और करंट क्रिएट करो, तो ये दोनों केस में जो फ्लक्स होता है वो करंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है। और नंबर ऑफ टर्न्स होता है तो एन लिखा जाता है, एन फाइव इज इक्वल, एन फाइव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अब प्रोपोर्शन निकलेगा तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा। देखो, अगर सिंगल कॉइल है तो एल आएगा, दो कॉइल है तो एम आएगा। एल यानी सेल्फ इंडक्टेंस और एम यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस। सुनो, ये समझ आ गया। अब प्रोपोर्शन निकालेंगे तो कांस्टेंट आएगा, उसी कांस्टेंट को हम इंडक्टेंस, ये इंडक्शन था, अब ये कांस्टेंट है, इस प्रोसेस को हम इंडक्शन बोलते हैं। और इसमें जो कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, उसको हम इंडक्टेंस बोलेंगे। तो देखो, द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज कॉल्ड इंडक्टेंस। वो दो टाइप के इंडक्टेंस होते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब एल कब आता है, एम कब आता है? इफ सिंगल कॉइल इज यूज्ड, अगर एक कॉइल यूज होती है तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एल आएगा, एल को हम सेल्फ इंडक्टेंस बोलेंगे। अगर दो कॉइल का यूज होता है तो ये प्रोपोर्शन निकल के M12, यहाँ 1 और 2 है तो ऑर्डर में 1 2, यहाँ M12 आएगा। M12 ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है। अगर यहाँ 2 लिखते हैं और यहाँ 1 लिखते हैं तो यहाँ 2 1। ओके, तो ये इसके बारे में है। अभी तो क्या बचा, उसके यूनिट्स लिखने हैं, उसके फैक्टर्स, किस किस फैक्टर पर वो डिपेंड करता है उसकी वैल्यू, वो लिखनी है। चलो, यूनिट्स। इंडक्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये जो इंडक्शन है, इंडक्टेंस है, एल और एम, वो दोनों कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला कौन सी है? तो M1 L2 T-2 A-2, वो आपको याद रखनी है। ऐसा यूनिट क्या है? इंडक्टेंस का ऐसा यूनिट हेनरी है, ऐसा यूनिट यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। और उसको कैसे डिनोट किया जाए, कैसे उसको शो किया जाता है? तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल H, उसको H सिंबल से दर्शाया जाता है। अब किसके ऊपर वो डिपेंड करता है? इंडक्टेंस डिपेंड्स, नंबर 1 ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल एंड नंबर 2 ऑन द इंट्रिंसिक मटेरियल प्रॉपर्टीज। मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होती है इसके ऊपर आधार रखता है, और जो कॉइल है उसकी ज्योमेट्री पर। ओके, उसका शेप है, उसकी साइज है, ओके, उसका कितने डिस्टेंस पर रखा जाता है वो। उसके अदर यूनिट्स, ये ऐसा यूनिट कौन सा है? हेनरी। और अदर यूनिट्स तो वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, वेबर पर एम्पियर, अदरवाइज ओम इनटू सेकंड। ओके, तो ये सब उसके अलग 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 यूनिट्स है। उसके बाद वाली थियरी लेते हैं, गिव टू डेफिनेट। ये भी इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड में 2-3 बार आ गई है, इसको भी हमें आईएमपी लिखना पड़ेगा, ये भी आईएमपी है।
ये ज्यादा आईएमपी है, मोस्ट आईएमपी बोल सकते हैं। गिव टू डेफिनेशंस फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड गिव द यूनिट्स एंड राइट द फैक्टर ऑन विच इट्स वैल्यू डिपेंड्स। अब देखो हमने यहां पर फ्लक्स की फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू एम आई, अभी मैंने बोला था ना फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। देखो अगली थियरी में फ्लक्स होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है, और प्रोपोर्शन निकालते हैं ये वाली फॉर्मूला ली है। देखो एन फाई वन इज इक्वल टू एम वन टू आई टू, देखो वही फॉर्मूला ली है अभी। देखो यहां टू लिखो तो यहां वन, और यहां वन लिखो तो टू, और यहाँ टू वन है तो यहाँ टू वन ऑर्डर में एम टू वन, और वन और टू लिखा है तो एम वन टू, कोई भी लिख सकते हो आप। अब ऐसा लिया हमने, ओके, ये फॉर्मूला ली। यहाँ पर I1 की वैल्यू 1 यूनिट ले लो यहाँ पर, तो ये निकल जाएगा। तो जो फ्लक्स है सेकंड कॉइल का उसको ही हम म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। ये जो φ2 है वही M21 हो जाएगा। वही नीचे डेफिनेशन लिखा है, इफ करंट ऑफ C1 कॉइल 1 का करंट I1 वो 1 यूनिट है, तो जो फ्लक्स बचेगा सेकंड कॉइल का, द फ्लक्स ऑफ C2 इज कॉल्ड द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स। तो जो सेकंड कॉइल का जो फ्लक्स बचेगा उसको ही हम दो कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलेंगे। यहां पर देखो केस 2, यहां अकॉर्डिंग टू फेराडे, ये फेराडे की इंडक्शन फॉर्मूला है ना ईएमएफ की, तो E2 इज इक्वल टू माइनस M21 di1 बाई dt। यहाँ 2 और यहाँ 1 लिया है तो M21, यहाँ 1 और 2 भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ 1 और 2 तो यहाँ 1 2 M12 लिखना है, आप लिख सकते हो कोई भी एक फॉर्मूला। यहाँ जो रेशियो है ये di1 बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ I1 है, di1 बाई dt, इसको 1 यूनिट ले लेना है, यानी ये निकाल देना है। तो जो सेकंड कॉइल का ईएमएफ होगा वही म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। तो E2 इज इक्वल, देखो तो E2 इज इक्वल टू M21। अब इसकी वैल्यू है तो माइनस साइन नहीं लेनी है, माइनस तो उसकी डायरेक्शन, ईएमएफ की डायरेक्शन शो करता है, अभी मैग्नीट्यूड है, ओके। ये मैंने 2 लिखा है, ओके, E2 है यहां से वही का वही। अच्छा, तो वही लिखना है, इफ द चेंज ऑफ करंट ऑफ C1, चेंज ऑफ, यहां चेंज ऑफ करंट ऑफ C1 इज 1 यूनिट, ओके। यहां पर चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट यहां लिखना है, इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट लिखना है तो लिख सकते हैं हम, इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ, इफ रेट ऑफ, इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ऑफ C1 इज 1 यूनिट, देन EMF ऑफ C2, जो C2 का EMF है, इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स, ओके। तो दोनों में हमने दो तरीके से म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन ली, ओके। अभी तो उसके यूनिट और उसके फैक्टर लिखने हैं। देखो इट्स यूनिट्स आर, अभी लिखे थे आगे, हेनरी, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, वेबर पर एम्पियर, या ओम इनटू सेकंड। द फैक्टर्स ऑन विच द वैल्यू ऑफ इट डिपेंड्स, वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, शेप ऑफ कॉइल, size of coils, number of turns on two coils, distance between two coils, angle of mutual angle of mutual inclination। अब दोनों जो कॉइल है वो एक दूसरे के साथ कितने एंगल, कितनी एंगल पर वो एक दूसरे के साथ है वो भी डिपेंड करता है। द मटीरियल ऑन विच दे आर वुंड, तो जो वायर वुंड किया जाता है, कॉइल बनाई जाती है, वो किस मटेरियल पर वुंड यानी वाइंडिंग किया जाता है, उसके पर भी वो डिपेंड करता है। उसके बाद वाली थियरी ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं तो लिखूंगा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो यहां पर वेरी मोस्ट IMP, ये सबसे ज्यादा, इसको हम इस चैप्टर का बिग बॉस बोल सकते हैं, ओके। तो यहां देखो
derive the formula of mutual inductance for two very long coaxial solenoid. कोक्सियल सोलेनोइड यानी ये अंदर वाला एक छोटा सा सोलेनोइड है, ये बाहर वाला एक बड़ा सा, ये S1 है, ये S2, सोलेनोइड 1 सोलेनोइड 2। सोलेनोइड 1 की रेडियस है R1, इसकी रेडियस है वो R2, यहां दिखाइए ये R1, ओके, और ये बड़े की रेडियस R2, दोनों की लेंथ L है, सेम है, ओके। तो यहाँ फिगर में वही टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड्स ऑफ सेम लेंथ L, ओके। फिगर आपको ड्रॉ करनी है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम में बहुत टाइम नहीं लगाना है और पेंसिल का ही यूज करना है। दो केस लेने हैं, एक करना है वैसे का वैसा ही, दूसरा दिखाना है। अब देखो n फाइव इज इक्वल टू एम आई, अभी आगे हमने जो फॉर्मूला लिया था, यहाँ 1 1 और 2 है तो यहाँ 1 2, और यहाँ 2 2 और यहाँ 1 है तो M21 लेंगे, 2 1 ऑर्डर। अब देखो यहाँ N1 और फ्लक्स की फॉर्मूला रखनी है, तो ये N1 की फॉर्मूला कहां से आई? अब देखो ये नंबर ऑफ टर्न्स है, यहां मैं लिखता हूं समझने के लिए, आपको समझने के लिए मैं लिखता हूं कि ये नंबर डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ, ऐसा है नंबर डेंसिटी की फॉर्मूला। एल को इस तरफ ला दो तो n इज इक्वल टू स्मॉल एन एल, तो वही n इज इक्वल टू स्मॉल एन एल, तो यहाँ n1 है तो n1l, यहाँ n2 है तो n2l। अब आई बात फ्लक्स की फॉर्मूला बी ए बा देख, लेकिन यहाँ फ्लक्स के साथ जो नंबर होता है वही नंबर ए के साथ होगा और बी के साथ दूसरा वाला नंबर। यहाँ देखो फ्लक्स के साथ 2 है तो ए के साथ 2 ही होगा, बी के साथ उसके अलावा जो बाकी रहता है वो होगा। समझ आ गया? तो लेफ्ट साइड में दोनों की वैल्यू रखी। अब ये तो वैसा का वैसा, बी की फॉर्मूला, तो बी की फॉर्मूला म्यू 0 एन आई है, लेकिन यहाँ 2 है तो n2i2। यहाँ भी बी की फॉर्मूला म्यू 0 एन आई, लेकिन बी 1 है तो n1i1, और a1 है तो पाई r1 स्क्वायर, a2 है तो पाई r2 स्क्वायर। राइट साइड वही का वही, यहाँ दोनों तरफ से i2 कैंसल, यहाँ दोनों तरफ से i1 कैंसल, तो M12 इज इक्वल टू ये आ गया, M12 म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना मिला, तो म्यू 0 n1 n2 l पाई r1 स्क्वायर। देखो M12 इज इक्वल टू म्यू 0 n1 n2 l पाई r1 स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर M21 इज इक्वल टू म्यू 0 n1 n2 l पाई r2 स्क्वायर। यहाँ M12 का मतलब क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड 1 विथ रिस्पेक्ट टू सोलेनोइड 2, वही लिखा है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड 1 विथ रिस्पेक्ट टू सोलेनोइड 2। यहाँ M21 का मतलब क्या है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड 2 विथ रिस्पेक्ट टू सोलेनोइड 1, वही लिखा है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड 2 विथ रिस्पेक्ट टू सोलेनोइड 1। अब ये तो हो गया। अब ऑल्सो डिस्कस रेसिप्रोसिटी थ्योरम। ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या है, M12 और M21 दोनों एक ही होते हैं, दोनों कैसे होते हैं, एक ही होते हैं। M12 इज इक्वल टू M21 दोनों सेम होते हैं, उसको है M बोल दो, विच इज कॉल्ड रेसिप्रोसिटी थ्योरम। बस ये जो स्टेटमेंट है इसको हम रेसिप्रोसिटी थ्योरम बोलते हैं। उसके बाद वाली थियरी एक्सप्लेन सेल्फ इंडक्टेंस, इंडक्शन है, एक्सप्लेन सेल्फ इंडक्शन एंड ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल। अब देखो एन इलेक्ट्रिक करंट, सेल्फ इंडक्शन किसको बोलते हैं, जिसमें सिंगल कॉइल होती है, जिस कॉइल का फ्लक्स चेंज किया जाता है उसी कॉइल में करंट प्रोड्यूस होता है, तो हम सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। अगर एक ही कॉइल है उसका ही फ्लक्स चेंज करना है और उसमें ही करंट प्रोड्यूस करवाना है। देखो एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी इंड्यूस्ड इन अ कॉइल बाय चेंजिंग द फ्लक्स ऑफ द सेम कॉइल विच इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। अब अभी मैंने बोला था फ्लक्स ऑलवेज करंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है, यहाँ प्रोपोर्शनल निकलेगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एल आएगा। अब दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे तो एन में कभी चेंज नहीं होता और एल भी कांस्टेंट है वो चेंज नहीं होता, तो चेंज क्या होगा, रेट ऑफ चेंज किस में लेना है, यहाँ फ्लक्स में लगाना है, यहाँ आई को, तो डी फाई बी बाई डी टी डी आई बाई डी टी। ओके अब देखो
दोनों साइड माइनस लेंगे, यहां भी माइनस यहां भी माइनस, दोनों साइड माइनस लेंगे। ये तो फैराडे की ईएमएफ की फॉर्मूला हो गई, तो इसकी जगह हम ई लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बी बाई डी टी, इसकी जगह ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये फॉर्मूला आ गई ईएमएफ की। हमें क्या करना था, इंड्यूस ईएमएफ की फॉर्मूला लानी थी, आ गई। वहां पर एल क्या है, सेल्फ, एल यानी सेल्फ इंडक्टेंस है, एल क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस है। ओके, उसके बाद ये हमारी आज की लास्ट थियरी है चैप्टर में। तो अभी 2-3 थियरी बाकी है, अभी एसी जनरेटर पूरा बाकी है, उसके उसका कंस्ट्रक्शन, उसका उसका वर्क लेना है, कैसे वो वर्क करता है, उसके केसेस लेने हैं, उसके कितने फायदे हैं वो लेने हैं। ओके, तो 3-4 थियरी बाकी है। तो आज के लिए ये, क्योंकि एक चैप्टर में पूरी कंप्लीट होने वाली नहीं थी है, तो आज हम इतनी ही लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। अरे सर आज तो आप कितनी सारी थियरी को आईएमपी बोलते हैं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, अगर एग्जाम में बारी बारी वो अल्टरनेट पूछते हैं तो मुझे तो आपको बोलना पड़ेगा कि ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं नहीं बोलूंगा और आ गई, ए सर ने तो ये आईएमपी नहीं बोली थी, ये तो 2 बार मैंने तो कल भी एक पेपर में देखी थी, आज भी एग्जाम में देखी, तो कई सारे पेपर में होंगी ये थियरिया। ओके, तो ये सब थियरी है, वो आपको जो इंपॉर्टेंट है वो तो मैं बोलने वाला ही हूँ। अब देखो, डिराइव द फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L इज इक्वल टू म्यू जीरो एन स्क्वायर EL, ये फॉर्मूला आपको डिराइव करनी है। तो यहाँ पर फ्लक्स की 2 फॉर्मूला है, फ्लक्स आई के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है, और फ्लक्स इज इक्वल टू बी, हमें पता है बी की फॉर्मूला म्यू जीरो एन आई, ये अगले चैप्टर में आ गई है, ए वैसा का वैसा, ये एक फॉर्मूला आ गई फ्लक्स की। यहाँ पर ये प्रोपोर्शन निकालेंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एल आएगा। यहाँ पर अभी मैंने बोला था नंबर डेंसिटी स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन एल, एल इस तरफ आ जाओ, है ना, अभी आगे लिया था ना, एन इज इक्वल टू कैपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल एन एल, स्मॉल एन एल को नीचे ले जाओ, तो फ्लक्स की फॉर्मूला मिल गई। यहाँ भी फ्लक्स की फॉर्मूला मिल गई, यहाँ इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, दोनों फ्लक्स की फॉर्मूला है, कंपेयर कर दो, ये इज इक्वल टू ये, देखो दोनों तरफ आई आई कैंसिल हो गया, एनएल को उस तरफ ले जाओ, तो एल इज इक्वल टू म्यू जीरो, एन इस तरफ आएगा एन स्क्वायर ए, और ये एल हो गया ना, एल इज इक्वल टू म्यू जीरो एन स्क्वायर ए एल। तो ये फॉर्मूला आ गई। इजी थियरी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इजी है, ऐसा नहीं है कि इजी है इसलिए आईएमपी है कि बहुत हार्ड है इसलिए आईएमपी। जिसका जो कॉन्सेप्ट है वो आगे बहुत आने वाला है वो आईएमपी होती है, वो आप आगे पढ़ोगे तब पता चलेगा। ओके, 10th स्टैंडर्ड में देखो पाइथागोरस कितना इजी थियरम था, लेकिन वो कितनी बार आता था, सबसे ज्यादा वो आता था, क्योंकि पाइथागोरस का यूज आगे बहुत आता है, इसलिए बस वैसा ही है। तो देखो आज हमने 8-9 थियरी की है। ओके, तो वो सभी आप अच्छी तरह से तैयार कर देना, अभी 3-4 थियरी बाकी है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले तो मैंने क्या बोला था, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है, ये जो वीडियो है वो आपके फ्रेंड सर्कल में शेयर करना है और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलना है। तीसरी बात मैंने क्या बोली थी, ये जो भी हैंड रिटन नोट्स है वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख देता हूँ, वहां से आप ले सकते हो। अगर उसके आगे के लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो वो भी प्लेलिस्ट में रखे हुए, वहां से भी आप देख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपको कमेंट जरूर 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 करना है। ओके, और लाइक भी करना है, लाइक और कमेंट सबसे ज्यादा, पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट वो है। आप जितना मुझे लाइक मिलेगा, वो कमेंट आएगी, तो मुझे पता चलेगा कि कितने लोग देखते हैं, कितने लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। आपको कोई ओपिनियन है, आपको कोई क्वेरी है, आपको कुछ बोलना है, ओके, तो वहां पर हम बातचीत भी कर सकते हैं। ओके, चैट भी कर सकते हैं, तो आपको कमेंट जरूर 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 करना है। ओके, तो जो बाकी की थियरी है हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ओके, चलो टाटा बाय, सी यू।